हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय अमन ठाकुर। तो बच्चों आज का जो हमारा लेक्चर है, आज मेरा वो लेक्चर जो है वो आज उन सारे नीट के स्टूडेंट्स के लिए है जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम पिछले 15 साल के जितने भी एमसीक्यूज हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के ऊपर, चाहे वो नीट में पूछे गए थे चाहे ऑल इंडिया पीएमटी में पूछे गए थे, उन सबको सॉल्व करेंगे। उनके पीछे के सारे जो कंसेप्ट है उसको समझेंगे ताकि उससे मिलता जुलता या कुछ भी उस टाइप का क्वेश्चन कुछ भी आपके पास आए तो आप उसको आराम से सॉल्व कर सकेंगे। तो बारी बारी पिछले 15 साल के जितने भी क्वेश्चन उनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए बच्चों पहले क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों अब आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, ये हमारे पास 2022 के नीट में आया हुआ है। नीट के 2022 का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा हुआ है, एक्स कंपाउंड है कोई, उसकी O3 और ZnH2 की रिएक्शन जब हमने करवाई पहले O3 ओजोन की प्रेजेंस में और ZnH2O में उसकी जब हाइड्रोलिसिस हुई तो मेरे पास आया फॉर्मेल्डिहाइड और 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड और 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, और हमसे पूछा एक्स क्या है, हमसे पूछा हुआ एक्स क्या है। ठीक है, तो जब कोई भी क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी रिएक्शन हम सॉल्व करते हैं बच्चों, तो सबसे पहली चीज हमें क्या पता होनी चाहिए, हम उस क्वेश्चन को सबसे पहली चीज क्या की, रिएक्शन कौन सा है। तो हमें दिख रहा है जी O3 और ये वाला रिएक्शन कौन सा है, ओजोनोलिसिस। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ओजोनोलिसिस पता होनी चाहिए। ओजोनोलिसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट के अंदर। नीट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं ओजोनोलिसिस की। अब हमें ओजोनोलिसिस जब तक पता नहीं होता तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अगर मोटे मोटे तौर पे, अगर मैंने ओजोनोलिसिस पूरा चैप्टर में पूरे लेक्चर उस पर लिया हुआ है, मोटे मोटे तौर पे ओजोनोलिसिस को अगर मैं रिवाइज करूं तो ओजोनोलिसिस में क्या होता है, मेरे पास एक एल्कीन होती है, इस पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगे ABDE कोई भी लगे हमें मतलब नहीं है। पहले क्या होता है, पहले ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन O3, ओजोन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, O3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है ओजोनॉइड। ओजोनॉइड होता है मेरे पास इस तरह से, ये बन गया ओजोनॉइड। AB और DE सब्स्टिट्यूशन ऐसी लगी हैं। उसके बाद क्या होता है, जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है जिंक और H2O की प्रेजेंस में, जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो क्या होता है, ब्रेकेज होती है। ब्रेकेज किस तरह से होती है बच्चों, ब्रेकेज हम पता है, अगर ब्रेकेज को मैं दिखाऊं इस तरह से होती है, ये वाला बॉन्ड इधर से टूटता है और ये वाला बॉन्ड इधर से टूटता है। ठीक है, तो ये वाला जो टूटा हुआ बॉन्ड है ये क्या बनाता है मेरे पास, और ये जो टूटा हुआ वाला बॉन्ड है ये मेरे पास क्या बनाता है, ये मेरे पास प्रोडक्ट आता है। अब इसको देखूं तो ये दोनों ही कार्बोनिल कंपाउंड है मेरे पास। इस तरह से ओजोनोलिसिस होती है, ओजोनोलिसिस इस तरह से होती है। ठीक है, अब इसमें हमें इस तरह के क्वेश्चन को हम इतना बड़ा तो रिवाइज कर नहीं सकते, उस टाइम पे तो इतनी सारी चीजें टाइम हमारे पास होता नहीं। तो इसका शॉर्टकट क्या होता है बच्चों, इसका शॉर्टकट क्या होता है, जब भी हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन आता है इसका शॉर्टकट ये होता है, जो कार्बोनिल ग्रुप बने, इतना तो हमें पता है कि एल्कीन से कार्बोनिल एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा, एल्कीन से एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा, इनके मिक्सचर बनते हैं। ठीक है, दो एल्डिहाइड होते हैं, एल्डिहाइड कीटोन होते हैं या दो कीटोन होते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं हम सिर्फ इस वाले यहाँ से जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन उसको साइड में रख देते हैं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन उसको साइड में रखते हैं, हम अपना सिर्फ ये लिख देते हैं AB और C, इसको भी मैं इस तरह से लिख दूं C और DE। हमने सिर्फ क्या किया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दोनों से हटा दी, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दोनों से हटा दी और हमने क्या किया, दोनों लिख दिया एज इट इज, और दोनों की जो डबल बॉन्ड जो लगा दी तो हमारे पास जो रिएक्टेंट एल्कीन थी वही बन गई, जो रिएक्टेंट एल्कीन थी वही बन गई। तो क्या रिएक्टेंट है, क्या प्रोडक्ट हम इस तरह से बना सकते हैं, जो प्रोडक्ट आए हैं, जो प्रोडक्ट आए हुए हैं उनके डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को हमने हटा दिया, उनको अलग अलग लिखा और बीच में लगा दिया डबल बॉन्ड, बीच में लगा दिया डबल बॉन्ड। ठीक है, तो अब ये हमारा शॉर्टकट है। अब इसी शॉर्टकट को हम अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में। पहला क्या है मेरे पास, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, ये है फॉर्मूला फॉर्मेल्डिहाइड का, HCOH फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, यहां पे क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, यही है, यही मेरे पास ये 2 मिथाइल प्रोपेनॉल आ गया और ये मेरे पास फॉर्मेल्डिहाइड आ गया। अब हमें क्या करना है, सिंपली इनको ज्वाइन करना है, सिंपली इनको ज्वाइन करना, डबल बॉन्ड को हटा के, डबल बॉन्ड को हटा के। तो अगर मैं डबल बॉन्ड को हटा के इनको मैं लिखने की कोशिश करूं तो किस तरह से आएगा, अगर मैं इसको पहले लिखूं, ये आ रहा है CH2, कार्बन डबल बॉन्ड मैंने हटा दिया, यहां पे क्या है, यहां पे मेरे पास आ गया CH3, डबल बॉन्ड हटाने के बाद मेरे पास ये मॉलिक्यूल बन रहे हैं और उनके बीच में मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड। तो ये मेरे पास आ गया हमारा आंसर। अब हमने यहां से अपना आंसर ढूंढ लेना। इसका नाम क्या है, अगर मैं इसका नाम ढूंढूं, 1 2 3 4, तीसरी पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, 3 मिथाइल, टोटल कार्बन कितने हैं, 4, ब्यूट 1इन, 3 मिथाइल ब्यूट 1इन। तो जो हमें 3 मिथाइल ब्यूट 1इन है वो हमारा आंसर यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, हमने सिंपल शॉर्टकट यूज करना है, जो डबल बॉन्ड है उनको हटा देना है, दोनों मॉलिक्यूल को साथ में लिखना है, दोनों मॉलिक्यूल को साथ में लिखना है, साथ लिखने के बाद जो हमारे पास डबल बॉन्ड से प्रोडक्ट आएगा वो हमारा आंसर है।
तो हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन, हमारे पास दूसरा क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या पूछ रहा है, ये एल्कीन है, उसमें एडिशन हुई HBr की और किसकी प्रेजेंस में एडिशन हुई, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, और हमारे पास X है, X हमें आइडेंटिफाई करना है, और ये 2021 का क्वेश्चन है, 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट के अंदर। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें पता है ये एल्कीन है और एल्कीन का रिएक्शन करवाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम एल्कीन के केमिकल रिएक्शन को दिमाग में ढूंढने की, केमिकल प्रॉपर्टीज को दिमाग में लगाने की कोशिश करेंगे। तो जो हमने एल्कीन का लेक्चर पढ़ा हुआ था, तो हमें एल्कीन के लेक्चर में पता है कि एडिशन रिएक्शन सबसे ज्यादा देते हैं, और यहाँ पे एडिशन किसकी हुई है, HBr की, मतलब हमें ऐड क्या करना है, H ऐड करना है और Br ऐड करना है। ठीक है, जब H और Br ऐड करना है तो यहाँ पे हमें एक चीज और ध्यान आएगी कि जब HBr की एडिशन होती है तो दो कंसेप्ट हमारे पास आए थे, एक आया था मार्कोनिकॉव्स रूल, पहली चीज आई थी हमारे, और दूसरी चीज क्या थी, एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल, दूसरी थी हमारे पास एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। ठीक है, अब ये दोनों ही चीजें कब लगती थी, मार्कोनिकॉफ रूल कब लगता था, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कब लगता था, मार्कोनिकॉफ रूल हमारे पास तब लगता था जब HBr की एडिशन हो पेरोक्साइड की एब्सेंस में, जब HBr की एडिशन हो पेरोक्साइड की एब्सेंस में, जब पेरोक्साइड नहीं है, यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं है, सिर्फ HBr की एडिशन हमसे पूछी हुई है, तब प्रोडक्ट क्या आएगा, तो उसमें लगेगा मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल हमारे पास क्या कहता था कि जब एल्कीन के अंदर, किसी एल्कीन के अंदर अगर H और Br की एडिशन करनी है, H और Br की एडिशन करनी है, तो सपोज ये एल्कीन है मेरे पास RCH2, ये मेरे पास एल्कीन है, जब इसमें मैंने HBr की एडिशन करनी है, जब पेरोक्साइड नहीं है, तो हाइड्रोजन उस वाली हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा जिसके पास पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन हैं, हाइड्रोजन उस वाली हाइड्रोजन के पास जाके अटैच होगा जिसके पास पहले से ही ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो इन दोनों कार्बनों में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होनी है, पहले हाइड्रोजन कहाँ पे ऐड होगी, जिसके पास पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन हैं। तो मेरे पास प्रोडक्ट आ जाता है मार्कोनिकॉफ रूल में CH पे लग गया Br, और जिसके पास पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन थी उस पर लग गई एक्स्ट्रा हाइड्रोजन, तो CH2 का बन गया CH3, एक हाइड्रोजन ऐड होगी। और उसी केस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, HBr की एडिशन कब, जब पेरोक्साइड हो तो हाइड्रोजन उल्टा लगता है, उस हाइड्रोजन के पास, उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन पहले से कम है। तो मेरे पास क्या प्रोडक्ट आएगा, RCH था, CH2 बन गया और CH2Br। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आपसे चाहे कुछ भी पेरोक्साइड के एब्सेंस में पूछा जा सकता है, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में पूछा जा सकता है। अगर पेरोक्साइड की एब्सेंस में आपसे पूछा हुआ है तो आप लगाएंगे मार्कोनिकॉफ रूल, अगर उसकी प्रेजेंस में पूछा हुआ है तो आप लगाएंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो इस केस में पेरोक्साइड की प्रेजेंस में पूछा हुआ है तो हम लगाएंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो अब यहाँ पे मेरे पास ये है एल्कीन, ठीक है, ये है एल्कीन, यहाँ पे क्या है CH2, यहाँ पे क्या है एक हाइड्रोजन, तो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन किस पे लगेगी, जिसके पास पहले से ज्यादा कम हाइड्रोजन है, जिसके पास कम हाइड्रोजन है, क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, क्योंकि पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जब लगेगा तो हाइड्रोजन किसके पास जाएगी, जिसके पास पहले से कम हाइड्रोजन है, और Br कहाँ पे लगेगा, CH2Br यहाँ लगेगा। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, CH2 के साथ Br लग गया, एल्केन बन गया, और हाइड्रोजन यहाँ पे एक्स्ट्रा लग गई। तो मेरा आंसर क्या आ गया, ए, मेरा आंसर क्या आ गया, ए। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। इसमें एक चीज आप और या ध्यान रखिएगा, ये रिएक्शन जाता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जो एंटी मार्कोनिकॉफ पेरोक्साइड के प्रेजेंस जब रिएक्शन होता है तो वो जाता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, फ्री रेडिकल एडिशन के मैकेनिज्म से। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और एडिशन ऑफ HBr हमने पूरी रिवाइज कर ली इस क्वेश्चन के साथ। ठीक है, अब आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन, अब आ जाते हैं बच्चों अपने तीसरे क्वेश्चन पे। ये तीसरा क्वेश्चन भी 2021 के नीट में पूछा हुआ है, 2021 में पूछा हुआ है। अब इसमें क्या पूछा हुआ, RCOH क्या होता है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड, जब इसको हम हीट करें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और किसकी प्रेजेंस में, एक रिएजेंट है, एक ही इसमें प्रेजेंस में रिएक्ट किया, हमें मिला एल्केन RH और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये हमारे पास एक रिएक्शन है हमारे पास, जिसमें हमें क्या मिली है, एल्केन। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, जिसमें हमें क्या मिली है, एल्केन। ठीक है, और रिएक्शन किसके साथ हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH के साथ, और हमें पूछा एक रिएजेंट है, उसको हमें क्या करना है। जब भी बच्चों इस तरह का क्वेश्चन आता है, हमें सबसे पहली चीज क्या करनी होती है, हमें डरना नहीं होता है, हमें इन क्वेश्चन को देख के डरना नहीं होता है, हमें क्या करना है, ध्यान देना होता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, रिएक्टेंट क्या है, तो उनसे मिलता जुलता हमें देखना क्या है। एक कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है और एक हमें एल्केन दे रखी है, तो हमें दो ही चीजें ध्यान, अपने जब कंसेप्ट को याद करेंगे, हमने जो पढ़ा हुआ उसको ध्यान करने की कोशिश करेंगे, या तो हम एल्केन की प्रिपरेशन पे जाएंगे,
या हम कार्बोक्सिलिक एसिड के केमिकल रिएक्शन पे जाएंगे, दोनों जगह पे जाएंगे, हम ध्यान आएगा, हम कहीं ना कहीं हमें ध्यान आएगा हाँ जब हमने एल्केन की प्रिपरेशन पढ़ी हुई है या कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई केमिकल रिएक्शन पढ़ा हुआ है तो हमें ये रिएक्शन हमने वहां पे पढ़ा हुआ है। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डीकार्बोक्सिलेशन से हमारा मतलब क्या होता है? डीकार्बोक्सिलेशन से हमारा मतलब होता है ऐसा रिएक्शन जिसमें से CO2 निकल जाए, कार्बन डाइऑक्साइड। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली, कार्बोक्सिलेशन बाहर हुई। कार्बोक्सिलेशन डी मतलब कार्बोक्सिलेशन बाहर हुई। कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है? CO2 ऐड करना, CO2 ऐड करना। और डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है? CO2 बाहर निकालना। ठीक है, तो हमें पता है एल्केन की प्रिपरेशन में ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं, ये एल्केन की प्रिपरेशन में इस रिएक्शन को हम डिस्कस कर चुके हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में तो कुछ भी ऐसा कंसेप्चुअल तो कुछ भी नहीं है। इस क्वेश्चन में तो हमें सिंपली रिएजेंट, हमें जब हमने क्वेश्चन पढ़ा होगा, जब ये कंसेप्ट पढ़ा होगा तो हमें पता है कि रिएजेंट हम कैल्शियम ऑक्साइड ही यूज करते हैं, CaO ही यूज करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड ही यूज करते हैं। तो हमारा आंसर सिंपली बी है। पर इस क्वेश्चन, इस कंसेप्ट को लेते हुए, इस कंसेप्ट से को लेते हुए कुछ और चीज़ें भी हमसे पूछी जा सकती हैं, कुछ और चीज़ें भी हमसे पूछी जा सकती हैं। वो चीज़ें हमसे क्या पूछी जा सकती हैं, वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है बच्चों कि जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड हम यहाँ पे लेते हैं, जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड हम यहाँ पे रिएक्शन के लिए लेते हैं, जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन के लिए हम ले रहे हैं, उस रिएक्शन के लिए, उस RCOH के लिए जो एल्केन बनती है, जो एल्केन बनती है उसके नंबर ऑफ कार्बन, एक कार्बन लेस बनती है, एक कार्बन लेस बनती है। समझिए इस चीज़ को। अगर सपोज मैं एग्जांपल से बात करूं, मैं ब्यूटेनोइक एसिड ले रहा हूं, ब्यूटेनोइक एसिड ले रहा हूं जिसकी मैं डीकार्बोक्सिलेशन करवाऊं, ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड का मतलब क्या है? कार्बन कितने हैं? 4। कार्बन 4 का मतलब CH3 CH2 CH2 COOH, ये हो गया ब्यूटेनोइक एसिड मेरे पास, N ब्यूटेनोइक एसिड हो गया। जब अगर मैं इसकी डीकार्बोक्सिलेशन करवाऊं, इसकी डीकार्बोक्सिलेशन करवाऊं NaOH के साथ और कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हीट करूं इसको, तो जो मेरे को एल्केन मिलेगी, बननी तो एल्केन ही है, बननी तो एल्केन ही है, पर जो एल्केन बनेगी उसके पास एक कार्बन कम होगा, मेरे पास आएगी प्रोपेन, मेरे पास आएगी प्रोपेन। ये हमें इस कंसेप्ट में याद रखना है। क्वेश्चन हमसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हमारे पास जी पेंटेन बनी है डीकार्बोक्सिलेशन से, कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा यूज किया? तो हम करेंगे हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, एक कार्बन ज्यादा वाला हेक्सेनोइक एसिड। यहाँ ब्यूटेनोइक एसिड था 4 कार्बन वाला, ब्यूटेनोइक के पास है 4 कार्बन वाला, और बनती है प्रोपेनोइक एसिड जिसके पास है 3 कार्बन, 3 कार्बन। तो इस तरह से ये पूरा कंसेप्ट है डीकार्बोक्सिलेशन किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 3 क्वेश्चन। अब आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, अब आ गया हमारे पास चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछ रहा है? व्हाट विल बी द डायहेड्रल एंगल ऑफ मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर ऑफ इथेन? इथेन का जो सबसे स्टेबल कॉन्फॉर्मर होता है उसका डायहेड्रल एंगल क्या होता है? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें पूरा कंसेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्फॉर्मेशन क्या होती है, कॉन्फॉर्मेशन आइसोमेरिज्म क्या होती है, इथेन में कॉन्फॉर्मेशन किस तरह से होती है, उनकी एनर्जी किस तरह से होती है, वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। क्योंकि स्टेबल वाला पूछा तो हमें स्टेबल तभी पता चलेगा जिसकी एनर्जी हमें पता हो उनकी, और उसके बाद लास्ट में डायहेड्रल एंगल पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को अगर मैं रिवाइज करूं, इथेन के कंसेप्ट को अगर मैं रिवाइज करूं, तो ये है मेरे पास CH3, ये है मेरे पास इथेन का मॉलिक्यूल, इथेन का मॉलिक्यूल है। अब जो उसमें कॉन्फॉर्मेशन आती है वो CC के बॉन्ड में जो रोटेशन आती है, जो समझिए ये CC का बॉन्ड है, जब इस बॉन्ड में रोटेशन हो रही है, सिंगल बॉन्ड में जब रोटेशन हो रही है, उस रोटेशन से डिफरेंट अरेंजमेंट आती हैं, जो रोटेशन से डिफरेंट अरेंजमेंट उसके स्पेस में बनती है मॉलिक्यूल की, उन डिफरेंट अरेंजमेंट को हम कहते हैं कॉन्फॉर्मर्स, उसके कॉन्फॉर्मर्स। तो आइए बात कर लेते हैं CH3 की। अगर बात करूं CH3 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इथेन को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगी हैं हर तरफ, 3 हाइड्रोजन लगी हैं हर तरफ। ठीक है, अब अगर मैं इस मॉलिक्यूल को इस तरह से रिप्रेजेंट करूं, इस तरह से आपके सामने वाली आइज पे रिप्रेजेंट करूं, इस वाले मॉलिक्यूल को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूं, तो ये आगे वाली कार्बन आ गया मेरे पास, आगे वाला कार्बन आ गया। ठीक है, इस कार्बन पे क्या लगी है? हाइड्रोजन। इस कार्बन के पास लगी 3 हाइड्रोजन, आगे वाला कार्बन है, और इसके पीछे वाला कार्बन को मैं इस तरह से दिखाऊं। अब इसकी कॉन्फॉर्मेशन किस तरह से होंगी? सपोज इसकी ये पहली कॉन्फॉर्मेशन जो हाइड्रोजन यहाँ पे है पीछे वाले कार्बन की, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक वाली हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो एक ये इसकी अरेंजमेंट आ गई, एक ये इसकी अरेंजमेंट आ गई। इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं स्टैगर्ड फॉर्म, इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं स्टैगर्ड फॉर्म, इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। अब जब पीछे वाले, अब मैंने कहा था इस वाले बॉन्ड की रोटेशन होनी है, इस वाले बॉन्ड की रोटेशन होनी है, इस वाले बॉन्ड की रोटेशन होनी है, तो अब अगर मैं इस वाले बॉन्ड को 60 डिग्री पे रोटेट करूं, 60 डिग्री पे रोटेट किया, तो 60 डिग्री पे रोटेट होने के बाद मेरे पास क्या कन्फर्मेशन आएगी? मेरे पास 60 डिग्री पे रोटेट करने पे इस वाले हाइड्रोजन को, अगर मैं पीछे वाला हाइड्रोजन क्या होगा? आगे वाले हाइड्रोजन के बिल्कुल पीछे, आगे वाले हाइड्रोजन के बिल्कुल पीछे, तो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन आगे वाले की है, पीछे वाले हाइड्रोजन के बिल्कुल पीछे चलेगी ये हाइड्रोजन।
तो इस वाली कॉन्फॉर्मेशन को हम कहते हैं एक्लिप्स। एक्लिप्स मतलब आगे के पीछे बिल्कुल एक्लिप्स कर दिया, आगे आगे के पीछे हाइड्रोजन, पीछे वाले हाइड्रोजन के आगे बिल्कुल पीछे, मतलब ये आगे वाले हाइड्रोजन तो ये पीछे वाले हाइड्रोजन बिल्कुल एक्लिप्स्ड हो रही हैं। तो इस वाली कॉन्फॉर्मेशन को हम कहते हैं एक्लिप्स्ड। ठीक है, अब ये दो मेन कॉन्फॉर्मेशन है ब्यूटेन की। अब हमसे पूछा हुआ है मेन कॉन्फॉर्मेशन जो ब्यूटेन की आती है वो दो ही हैं, स्टैगर्ड और एक्लिप्स। स्टैगर्ड और एक्लिप्स ये दो ही मेन कॉन्फॉर्मेशन है इथेन की। ठीक है, इनको छोड़ के कोई भी कॉन्फॉर्मेशन है उसको हम कहते हैं स्क्यू फॉर्म। उनको छोड़ के कोई भी कॉन्फॉर्मेशन है उसको हम कहते हैं स्क्यू फॉर्म, जो हमारे इतने इंपॉर्टेंस की नहीं होती है। मेन इंपॉर्टेंस की जो है वो हमारे पास यही है। इसमें हमें पूछा मोस्ट स्टेबल, जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे ज्यादा स्टेबल इन दोनों में से ही कोई एक होगी। वो हम कैसे पता लगाएंगे, वो हम कैसे पता लगाएंगे, जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, जब ये जो आगे वाले हाइड्रोजन और पीछे वाले हाइड्रोजन है जब सबसे ज्यादा पास होंगी, एक्लिप्स फॉर्म में सबसे ज्यादा पास होंगी, तो इनके बीच में क्या होगी, रिपल्जन। रिपल्जन लाइक क्या करते हैं, रिपेल होने से क्या होगा, रिपल्जन से क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी उसकी, कम। और स्टैगर्ड वाले में क्या है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सबसे ज्यादा दूरी पे हैं, इसके बाद इससे ज्यादा दूरी पे कहीं पे भी नहीं हो सकते। इससे अगर इस तरफ जाएंगे तो इसके पास आने लग जाएंगे, इस तरफ जाएंगे तो इसके पास आने लग जाएंगे। तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस जो है वो हाइड्रोजन का कब आता है, स्टैगर्ड फॉर्म में। स्टैगर्ड फॉर्म में हाइड्रोजन सबसे ज्यादा दूर होते हैं, उनमें रिपल्जन सबसे कम होती है, इसलिए मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये तो बात आ गई स्टेबिलिटी की। इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम। और एनर्जी के टर्म में बात करूं, तो क्या होगा, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, इसकी एनर्जी सबसे कम। स्टेबिलिटी क्या होती है, एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कोई भी मॉलिक्यूल सबसे कम एनर्जी में रहना प्रेफर करता है, सबसे कम एनर्जी वाली फॉर्म को हम कहते हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म है इसकी, सबसे स्टेबल फॉर्म है इसकी। तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, स्टैगर्ड की। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, स्टैगर्ड की। सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी होगी, एक्लिप्स की। और उसकी सबसे ज्यादा एनर्जी भी उसकी एक्लिप्स की। यहां तक बात होगी क्लियर। ठीक है, अब तो हमें पता है कि हमें पूछा तो क्या होता है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म पूछी हुई थी, मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर पूछा होता। मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर तो आ गया मेरे पास स्टैगर्ड। अब स्टैगर्ड में डाईहेड्रल एंगल पूछा हुआ है। डाईहेड्रल एंगल से हमारा मतलब क्या होता है, डाईहेड्रल एंगल से हमारा मतलब होता है जो आगे वाले हाइड्रोजन है और जो पीछे वाले हाइड्रोजन है उनके बीच का एंगल। तो ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री। तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म में डायहेड्रल एंगल आ गया मेरे पास 60 डिग्री। और इन केस अगर मेरे से पूछा होता, क्वेश्चन घुमा के भी तो पूछा जा सकता है, कुछ और पूछा जाएगा। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन तो रिपीट होके आएगा नहीं, इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। हमसे पूछ ली जाएगी कि लीस्ट स्टेबल का क्या है, तो इस हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री। तो लीस्ट स्टेबल जो होती है उसमें डायहेड्रल एंगल 0 होता है, मोस्ट स्टेबल में 60 डिग्री होता है। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमा के पूछा जाता है कि हाईएस्ट एनर्जी वाले की बॉन्ड एंगल कितना होगा, हाईएस्ट एनर्जी वाले का बॉन्ड एंगल कितना होगा। हाईएस्ट एनर्जी वाला भी यही है एक्लिप्स, हाईएस्ट एनर्जी वाले का बॉन्ड एंगल डायहेड्रल एंगल भी 0 डिग्री, हाईएस्ट एनर्जी वाले का डायहेड्रल एंगल भी 0 डिग्री। और सिमिलरली लोएस्ट एनर्जी वाले का डायहेड्रल एंगल भी 60 डिग्री। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछे हमसे, आंसर हमारा हमें पता होगा जब हमें कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 4 क्वेश्चन। अब आते हैं 5वें पे। चलिए बच्चों, अब आगे हमारे पास 5वां क्वेश्चन। देखिए 5वां क्वेश्चन भी हमारे पास क्या है, 5वां क्वेश्चन भी हमारे पास ओजोनोलिसिस का पूछा हुआ है। इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि ओजोनोलिसिस का हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आ गया। अभी तक 5वें में ही सेकंड क्वेश्चन आ गया ओजोनोलिसिस का ही। तो ओजोनोलिसिस का जो हमारा क्वेश्चन है, अब इसमें क्या पूछा हुआ है, मिथेनॉल इज वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलिसिस ऑफ एन एल्कीन। एक एल्कीन से हमें एक प्रोडक्ट मिथेनॉल मिला है ओजोनोलिसिस के बाद। ठीक है, ये तो हमें पता है कि ओजोनोलिसिस में क्या होता है। पहले क्वेश्चन में हमने रिवाइज किया हुआ है कि या तो एल्डिहाइड मिलते हैं या कीटोन मिलते हैं या दोनों के मिक्सचर मिलते हैं, ये हमें पता है। ठीक है, अब इसमें से हमें बताया हुआ कि एक मिथेनॉल एक प्रोडक्ट है ओजोनोलिसिस के बाद, मिथेनॉल एक प्रोडक्ट है ओजोनोलिसिस के बाद एक एल्कीन से मिला है हमें। उस एल्कीन को बताइए वो कौन सी एल्कीन हो सकती है, वो उनमें इन चारों में से वो कौन सी एल्कीन हो सकती है। तो पहली चीज, इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर को देख के हमने डरना नहीं है। अगर हम अपने कंसेप्ट पे भरोसा है, और कंसेप्ट में अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो हम चाहे कितना ही बड़ा स्ट्रक्चर हो हम उसे देख के डरेंगे नहीं। ठीक है, तो ओजोनोलिसिस में जब एल्कीन की ओजोनोलिसिस होती है और कौन से एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं, उसका शॉर्टकट क्या था, उसका शॉर्टकट मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया हुआ है। उसका शॉर्टकट क्या होता है। सपोज मेरे पास ये एल्कीन है, इस पर कोई सब्स्टिट्यूशन लगी है AB और यहाँ पे DE लगा देता हूँ मैं। ठीक है, जब मैं इसकी ओजोनोलिसिस अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरे पास शॉर्टकट क्या होता है, मैं इस डबल बॉन्ड को तोड़ देता हूँ, और एज इट इज लिख देता हूँ ABC और DE और C। ठीक है, और ये जो डबल बॉन्ड टूटा हुआ है
इस कार्बन के आगे मैं लगा देता हूँ ऑक्सीजन, इस कार्बन के बाद मैं लगा देता हूँ ऑक्सीजन, तो ये मेरे पास ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट आते हैं। जब मैं ओजोनोलिसिस करता हूँ तो उसके ये प्रोडक्ट आते हैं मेरे पास, ये मेरे पास शॉर्टकट है। ठीक है, अब मुझे मेरा कंसेप्ट पता है, मुझे शॉर्टकट पता है अपना। अब मुझे ये भी पता है कि इसने क्या दिया हुआ है, मिथेनॉल दिया हुआ है। मिथेनॉल मुझे दे रखा है कि मिथेनॉल क्या है, इनमें से मिथेनॉल हमसे पूछा हुआ है, मिथेनॉल का हमारे पास दिया हुआ। अब मुझे मिथेनॉल अगर दे रखा है तो मुझे पता है, मिथेनॉल मुझे पता होना चाहिए क्या होता है। मिथेनॉल मुझे पता है, अगर मैं उसको लिख दूं, मिथेनॉल मुझे पता है HCOH, ये मेरे पास मिथेनॉल है। ठीक है, ये मेरे पास मिथेनॉल है। अब हमें ये एक प्रोडक्ट चाहिए, इन चारों में से किसकी ओजोनोलिसिस से हमें वो मिल सकता है। ठीक है, तो सिंपल है, हमें तो शॉर्टकट भी पता है, शॉर्टकट लगाएंगे तो हम तो इजीली आंसर निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से तोड़ूं, इसको यहाँ से तोड़ूं, तो ये तो मेरे पास बनेगा CH3CHO। ठीक है, और ये वाला O, तो ये तो मिथेनॉल है नहीं, ये वाला मिथेनॉल तो है नहीं, और ये साइक्लिक है, ये भी मिथेनॉल नहीं है। पर अगर मैं यहाँ से तोड़ूं तो मेरे पास क्या बन रहा है, HCHO। यहाँ से हमें मिथेनॉल मिल रहा है, यहाँ से हमें मिथेनॉल मिल रहा है, यहाँ से कुछ और मिल रहा है, यहाँ से हमें मिथेनॉल मिल रहा है। तो हमें तो ऑलमोस्ट एक आइडिया हो गया कि ये तो हमारा आंसर है ही। बाकियों को भी देख लेते हैं, यहाँ से भी नहीं मिलेगा, यहाँ से साइक्लिक स्ट्रक्चर वाला और CH3CH2CHO बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ से तो यहाँ से टूटेगा। ठीक है, यहाँ से टूटेगा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, बी हमारा आंसर है। तो इस तरह से इस शॉर्टकट को यूज करते हैं ओजोनोलिसिस के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ओजोनोलिसिस के कोई भी क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कुछ भी सब्स्टिट्यूशन लगे उनको एज इट इज लिखेंगे, कार्बन कार्बन के पीछे जो डबल बॉन्ड है उसको तोड़ देंगे और उनके आगे लगा देंगे ऑक्सीजन, तो वो हमारे प्रोडक्ट होते हैं ओजोनोलिसिस के। ठीक है, ये हमारा शॉर्टकट है ओजोनोलिसिस का। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए 5। अब आते हैं छठे क्वेश्चन पे। तो अब पहुंच गए हम अपने छठे क्वेश्चन पे। छोटा क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, वुड्स रिएक्शन इज नॉट द रिएक्शन ऑफ चॉइस फॉर प्रिपेयरिंग वन ऑफ द एल्केन। वुड्स रिएक्शन जो है, इनमें से किस एल्केन को बनाने के लिए हमारे पास चॉइस ऑफ रिएक्शन नहीं है। अब हमें पता है कि एल्केन की प्रिपरेशन है, वुड्स रिएक्शन जो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और जिससे हम एल्केन्स बनाते हैं। पर इनमें से कौन सी एल्केन को नहीं बना सकते या उसको प्रेफर नहीं करते, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है, अब इसका आंसर करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वुड्स रिएक्शन क्या होता है, वुड्स रिएक्शन का कंसेप्ट हमें समझ आना चाहिए कि क्या चीज़ है उसमें बच्चों। तो चलिए इसको आंसर करने से पहले वुड्स रिएक्शन के कंसेप्ट को समझ लेते हैं। वुड्स रिएक्शन हमारे पास क्या कहता है, वुड्स रिएक्शन हमारे पास कहता है कि एल्काइल हैलाइड को, जब हम एल्काइल हैलाइड को सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं ड्राई ईथर एज ए सॉल्वेंट यूज करके, तो हमें मिलती है एल्केन। ठीक है, अब ये है मेरे पास छोटा सा वुड्स रिएक्शन। ठीक है, वुड्स रिएक्शन में हमने क्या किया, 2 मोल लिए एल्काइल हैलाइड के, 2 मोल लिए एल्काइल हैलाइड के, 2 मोल लिए सोडियम के, और हमें मिला 1 मोल एल्केन का। ठीक है, अब इस रिएक्शन की खास बात क्या है बच्चों, खास बात इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले जो वुड्स रिएक्शन पूरा, इसमें से कुछ भी क्वेश्चन हमसे पूछ लें, वुड्स रिएक्शन में इसको छोड़ के इससे मिलता जुलता इस कंसेप्ट पे कुछ भी क्वेश्चन पूछ लें, तो अगर आप ये कंसेप्ट देख लेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। पहली चीज़ जो होती है, जो ये एल्काइल हैलाइड यूज़ करते हैं, हम सेम एल्काइल हैलाइड यूज़ करते हैं। सेम एल्काइल हैलाइड से मतलब है मेरा कि हम RX प्लस R' नहीं यूज़ कर सकते, RX और R' यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें देखिए यहाँ पे समझिए, RX टूट के क्या, R और X टूट के क्या बना, R और R जुड़ के R बने, 2 R और जुड़ के R बन के एल्केन बना है मेरे पास। ठीक है, अब अगर मैं मिक्सचर ले लूँ तो ये जो R टूटेगा और ये जो R' बनेगा, तो इनकी जब ज्वाइनिंग होगी तो ज्वाइनिंग मेरे पास R प्लस R की भी हो सकती है, R' और R की भी हो सकती है, या R' और R' की भी हो सकती है, किसी भी तरह से हो सकती है, या R और R' की भी हो सकती है। तो इस तरह से मिक्सचर ऑफ एल्केन मिल जाएंगे मुझे। अगर मैं डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लूँ, सेम नहीं लूँ, तो मेरे पास मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड मिल जाएंगे वुड्स रिएक्शन से। वुड्स रिएक्शन से मेरे पास मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड मिल जाएंगे, जो मुझे कभी भी मंजूर नहीं है। मुझे तो एक प्रोडक्ट चाहिए, सिर्फ मुझे तो एक सिंपल एक प्रोडक्ट चाहिए। पहली चीज़ तो ये क्लियर होगी। ठीक है, अब दूसरा, पहला कंसेप्ट तो मेरे पास पता होगा कि हम सेम हैलाइड लेंगे, सेम ही हैलाइड लेंगे, अलग अलग हैलाइड हम नहीं ले सकते। दूसरा कंसेप्ट मेरे पास क्या है, दूसरी चीज़ क्या है कि जो एल्केन बनती है उसके जो नंबर ऑफ कार्बन है वो हमेशा इवन ही आएंगे मेरे पास। प्रोडक्ट मेरे पास इवन नंबर ऑफ कार्बन वाला अल्केन ही आएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि 2 R एल्काइल ग्रुप ने जुड़ना है, 2 एल्काइल ग्रुप ने जुड़ना है। अब ये सेम और सेम ही एल्काइल ग्रुप ने जुड़ना है। अगर सेम ही एल्काइल ग्रुप में जुड़ेंगे तो 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो 2 इवन नंबर के कार्बन जुड़ेंगे या 2 ऑड नंबर के कार्बन जुड़ेंगे। अगर ऑड नंबर के जुड़ रहे हैं, 3 + 3 एग्जाम्पल के तौर पर, ये भी ऑड है ये भी ऑड है, तो मेरे पास तब भी आंसर 6 आएगा, वो भी इवन है। अगर 2 इवन वाले जुड़ रहे हैं, सपोज 4 + 4, तो मेरे पास आंसर आएगा 8, तो भी इवन ही मिलेगा।
तो मुझे हमेशा जो एल्केन मिलेगी वो हमेशा वही मिलेगी जिसके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन हो, जिसके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन हो। और इसी में मेरा यहाँ पे आंसर छुपा हुआ है, इसी कंसेप्ट पे मेरा आंसर यहाँ पे छुपा हुआ है। क्यों? हेक्सेन में कितने कार्बन है? 6। ऑक्टेन में कितने कार्बन है? 8। हेप्टेन में कितने हैं? 7। ब्यूटेन में कितने हैं? 4। तो कौन सा वाला नहीं बन सकता? जिसके पास ऑड नंबर ऑफ कार्बन हो। कौन सा वाला नहीं बन सकता? जिसके पास ऑड नंबर ऑफ कार्बन हो। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? सी। सी को हम वुड्स रिएक्शन से नहीं बना सकते, सी को हम वुड्स रिएक्शन से नहीं बना सकते क्योंकि इसके पास ऑड नंबर ऑफ कार्बन है। ठीक है, और क्यों है वो कंसेप्ट हमने समझ लिया। तो ये था पूरा वुड्स रिएक्शन का कंसेप्ट और ये था हमारा छठा क्वेश्चन। अब आ जाते हैं सातवें, आगे हम अपने सातवें क्वेश्चन पे। सातवां क्वेश्चन क्या है मेरे पास? सातवें क्वेश्चन में मेरे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है, उसमें एक रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट है और मेरे से पूछा रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज, इस रिएक्शन को करवाने के लिए मैं कौन सा रिएजेंट यूज करूंगा। तो जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो पहले मुझे पता होना चाहिए रिएक्टेंट कौन सा और प्रोडक्ट मुझे क्या चाहिए। अगर मैं रिएक्टेंट की बात करूं, रिएक्टेंट क्या है मेरे पास? एक एल्काइन है, एक एल्काइन है। और प्रोडक्ट मुझे क्या मिला हुआ है? प्रोडक्ट मुझे एक एल्कीन मिली हुई है, एक एल्कीन मुझे प्रोडक्ट मिली हुई है। अब इस एल्कीन की एक खास बात है, इस एल्कीन की एक खास बात है कि जो ये एल्कीन है ये कौन सी वाली आइसोमेरिज्म है वो इसकी खास बात है। कौन सी वाली आइसोमेरिज्म है वो इसकी खास बात है। अब जब हमने इसकी आइसोमेरिज्म पढ़ी थी, एल्कीन की आइसोमेरिज्म जब हमने डिस्कस की थी, थोड़ा उस कंसेप्ट को देख लेते हैं कि जब कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड पे, कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड पे अगर एक जैसे ग्रुप एक साइड हो, एक जैसे ग्रुप एक साइड हो, उस फॉर्म को हम कहते हैं सिस एल्कीन, सिस आइसोमेरिज्म। और अगर सिमिलरली अगर वो ऑपोजिट साइड में हो, अगर ऑपोजिट वाली साइड में हो तो उसको हम कहते हैं ट्रांस आइसोमर। ठीक है, तो इस वाले में हमें कौन सी वाली एल्कीन मिली हुई है? इस वाले में हमें कौन सी वाली एल्कीन मिली हुई है? आर आर जो ग्रुप है, एक जैसे ग्रुप जो है वो डबल बॉन्ड के एक साइड में, डबल बॉन्ड के एक साइड में है दोनों ग्रुप। एच एच एक साइड में है, जो एक जैसे ग्रुप है वो एक साइड में है। तो हमें कौन सी वाली एल्कीन मिली? हमें मिली है सिस एल्कीन। ये चीज हमें पता लग गई। अब हमने जब एल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी या एल्कीन की प्रिपरेशन पढ़ी थी, दोनों ही जगह पे हमने ये रिएक्शन पढ़ा हुआ है कि जब हमें सिस एल्कीन चाहिए होती है, सिस एल्कीन हमें चाहिए होती है तो हम यूज करते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट। इसको हम कहते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट, लिंडलार्स कैटलिस्ट, लिंडलार्स कैटलिस्ट। तो यहाँ पे कौन सा रिएजेंट यूज होगा हमारा? लिंडलार्स कैटलिस्ट। लिंडलार्स कैटलिस्ट हम हमेशा याद रखेंगे, जब भी एल्काइन को हम लिंडलार्स कैटलिस्ट में रिएक्ट करेंगे तो हमें सिस एल्कीन मिलती है। हमारा आंसर, इसको हम कहते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट। पैलेडियम कार्बन और क्यूनोलिन, पैलेडियम कार्बन और क्यूनोलिन। इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, इसको हम कहते हैं कैटालिस्ट पॉइजन, इसको हम कहते हैं कैटालिस्ट पॉइजन। ये हमारी एक तरह से एक सेलेक्टिव हाइड्रोजनेशन है। हाइड्रोजन तो इसमें ऐड हुई, डबल ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड तो बना, एक दो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा लगी, हाइड्रोजनेशन तो हुई है पर सेलेक्टिव हुई है। सेलेक्टिव मतलब आगे हाइड्रोजनेशन गई नहीं, एल्कीन से एल्केन नहीं बना, प्लस सिस वाला एल्कीन हमें दी है, ट्रांस वाला एल्कीन नहीं दी है। और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और बच्चों में एलेबरेट करूंगा, इसमें से और क्या पूछा जा सकता है मेरे से। तो ये जो सोडियम और सोडियम और अमोनिया की प्रेजेंस में अगर एल्काइन का रिएक्शन हो, अगर इसकी जगह पे ये होता सोडियम या NH3 होता तो मेरे को मिलती ट्रांस, तो मेरे को मिलती ट्रांस एल्कीन। ये हमें याद रखनी है। सिस एल्कीन कहाँ से मिलेगी? लिंडलार्स कैटलिस्ट से। ट्रांस कहाँ से मिलेगी? सोडियम और अमोनिया के प्रेजेंस में। और अगर नॉर्मल हाइड्रोजनेशन हो इन दोनों के रिएक्शन तो हमें मिलेगा एल्केन, तो हमें एल्कीन नहीं मिलती, तो हमें मिलता है एल्केन। तो ये पूरा पूरा कंसेप्ट है हाइड्रोजनेशन का। एल्काइन की हाइड्रोजनेशन अगर हम लिंडलार कैटलिस्ट में करवाएंगे तो हमें सिस एल्कीन मिलेगी, जो हमारा क्वेश्चन में पूछा हुआ था। और अगर हम सोडियम और अमोनिया के प्रेजेंस में करवाएंगे तो हमें ट्रांस एल्कीन मिलेगी। और अगर हम नॉर्मल हाइड्रोजनेशन करवा देंगे तो हमें एल्कीन मिलेगी ही नहीं, तो हम रिएक्शन चला जाएगा एल्केन तक। तो सारे के सारे डबल और ट्रिपल बॉन्ड सारे टूट के सब में हाइड्रोजन ऐड होकर हमें लास्ट तक रिएक्शन चला जाएगा एल्केन तक। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 7। अब आते हैं 8वें। अब आगे हम अपने 8वें क्वेश्चन पे। ये भी हमारे 2019 के नीट का क्वेश्चन और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसको ऐसे देखने में बड़ा लग रहा है, देखने में बड़ा लग रहा है, पर बहुत ही कंसेप्चुअल का क्वेश्चन है। कंसेप्ट समझेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, कंसेप्ट समझेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब उसे पूछा क्या हुआ कि एक कंपाउंड हमने लिया ए, उसकी ओजोनोलिसिस करने पे हमें मिला प्रोपेनॉन और इथेनॉल, प्रोपेनॉन और इथेनॉल। ठीक है, अब जब हमने अगर उस ए में अगर हम एडिशन करें HBr की, ए में अगर हम एडिशन करें HBr की तो हमें बी प्रोडक्ट मिलता है, तो हमें बी प्रोडक्ट मिलता है। अब हमसे क्या पूछा? हमसे ए नहीं पूछा हुआ है, हमसे पूछा हुआ है बी। बी को आइडेंटिफाई करिए, बी को आइडेंटिफाई करिए। समझिए इस क्वेश्चन को। हमने कोई एक रिएक्टेंट लिया ए, कोई हाइड्रोकार्बन है ए की हमने ओजोनोलिसिस की, ओजोनोलिसिस में प्रोपेनॉन और इथेनॉल मिला। और हमें बताया गया कि जब जो ये ए है,
अगर उसमें अगर हम HBr की एडिशन करें तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आएगा, वो हमसे पूछा है। जब उस A के अंदर HBr की एडिशन हम करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, तो हमें B पूछा हुआ है, ठीक है। तो B का पता होने से पहले हमें पता होना चाहिए A क्या है, तभी तभी तो A के अंदर हम HBr की एडिशन कर सकते हैं। जब हम पहले हमें A पता करना पड़ेगा कि A क्या है, फिर A के अंदर HBr की एडिशन करके हम देखेंगे कि क्या होगा। तो A हमें कहाँ से पता चलेगा, A हमें पता चलेगा इस रिएक्शन से। ये कौन सा रिएक्शन है, ओजोनोलिसिस। अब समझिए ओजोनोलिसिस कितना इंपॉर्टेंट है, ये तीसरी बार रिपीट हो गया ओजोनोलिसिस मेरे पास। तो ओजोनोलिसिस आप कितने अच्छे से आपको समझना है, आपको समझ लीजिए इस चीज को, आपको ध्यान में रखना ओजोनोलिसिस कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड नीट के परस्पेक्टिव से, ठीक है। तो अब इस ओजोनोलिसिस के हिसाब से देख लें, ए की ओजोनोलिसिस हुई, मेरे पास प्रोपेनॉन बना और इथेनॉल बना, ठीक है। अब इनका अगर इसको सॉल्व करने से पहले हम प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या होता है। मेरे पास ये है प्रोपेनॉन और दूसरा क्या है, इथेनॉल, ठीक है। अब मैंने शॉर्टकट क्या बताया था, शॉर्टकट क्या बताया था, जब दो प्रोडक्ट हो और हमें स्टार्टिंग की एल्कीन लेनी हो, दो प्रोडक्ट दे रखे हैं और हमें स्टार्टिंग की एल्कीन लेनी हो, तो हम क्या करते हैं, हम एज इट इज उस दोनों कंपाउंड को लिखते हैं डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को छोड़ के। तो मैंने CH3 CCH3 लिख दिया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला छोड़ दिया। यहां पे मैंने कार्बन लिख दिया CH और CH3, इस तरह से लिख दिया, ठीक है। और दोनों के बीच में लगा देते हैं डबल बॉन्ड, दोनों के बीच में लगा देते हैं डबल बॉन्ड। तो ये मेरे पास आ गई एल्कीन A, ये मेरे पास आ गई एल्कीन। यहां तक बात क्लियर, ये मेरे पास आ गई एल्कीन। अब इस एल्कीन के अंदर हमने करनी है एडिशन HBr की करनी है हमने एडिशन, और हमने लेना है प्रोडक्ट B। अब हमें यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट क्या लगेगा, HBr की एडिशन, मतलब HBr की एडिशन कैसे होती है एल्कीन में, या तो HBr की सिंपल होगी या पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होगी। पेरोक्साइड के प्रेजेंस वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, एंटी मार्कोनिक रूल। अब यहाँ पे HBr की एडिशन है पेरोक्साइड की एब्सेंस में, तो कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिक रूल। मार्कोनिक रूल क्या कहता है कि जब HBr की एडिशन होती है तो जो हाइड्रोजन है वो किस कार्बन पे लगेगा, हाइड्रोजन उस कार्बन पे लगेगा, हाइड्रोजन उस कार्बन पे लगेगा जिसके पास पहले से ही ज्यादा हाइड्रोजन हो। तो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, और इस डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन, इसके पास तो कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास तो कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास एक हाइड्रोजन है। तो अगली वाली हाइड्रोजन भी कहाँ लगेगी, इस वाली हाइड्रोजन के साथ, और डबल बॉन्ड टूट के क्या बनेगा यहाँ पे Br। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इस आंसर को हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। कार्बन के पास दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं और एक ब्रोमीन लगा हो, कार्बन के पास दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं और एक ब्रोमीन लगा हो, और आगे CH2 और CH3, CH2 और CH3। तो मेरा आंसर क्या आ गया, B। आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। और यहाँ तक अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है बच्चों, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मेरे मोटिवेशन के लिए बिल्कुल ना भूलें। ऐसे लेक्चर आपको और भी मैं लेते आता रहूंगा, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे बिल्कुल नीट की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। चलिए तो अब आते हैं अपने 9वें क्वेश्चन। चलिए बच्चों अब आगे हम अपने 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन मेरे पास क्या कह रहा है, मेरे पास 9th क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास एक A था, एक कोई एक कंपाउंड था, जब मैंने उसकी क्लोरीनेशन की लाइट की प्रेजेंस में तो मुझे एक एल्काइल क्लोराइड मिला, और जब उस एल्काइल क्लोराइड का मैंने वुड्स रिएक्शन किया तो मुझे एल्केन मिली। किसकी, कौन सी एल्केन मिली, जिसके पास 4 से कम कार्बन है, जिसके पास 4 से कम कार्बन है वैसी एल्केन मिली। तो मुझे A आइडेंटिफाई करके दीजिए, A को आइडेंटिफाई करके दीजिए, ये मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ तक बात क्लियर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, इस क्वेश्चन में कंसेप्ट हमें समझेंगे तो बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो आप समझेंगे, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, उनको देख के आपको इजीली आंसर आ जाएगा। पहला कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे हुई है क्लोरीनेशन और एल्काइल क्लोराइड बना है, क्लोरीनेशन और एल्काइल क्लोराइड बना है, लाइट की प्रेजेंस में हुई है क्लोरीनेशन। तो लाइट की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन को क्या होता है, हेलोजिनेशन। जब लाइट की प्रेजेंस में हम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कौन से मैकेनिज्म से जाता है, फ्री रेडिकल से, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और वो कौन से वाले हाइड्रोकार्बन देते हैं, जो एल्केन हमारे पास ये रिएक्शन देते हैं, एल्केन हमारे पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से हेलोजिनेशन देते हैं, ये हमें पता है। एल्केन लाइट की प्रेजेंस में, जब भी हमें लाइट की प्रेजेंस में हेलोजिनेशन का रिएक्शन आए, क्लोरीन की जगह अगर ब्रोमीन भी लिखा तो Br2 भी लिखा होता, Cl की जगह Br2 भी लिखा होता तो भी वो हेलोजिनेशन का रिएक्शन होगा, पर लाइट की प्रेजेंस में लिखा है तो मतलब एल्केन ही देंगे, एल्केन ही देंगे। तो मेरे को ये तो पता लग गया कि A जो है वो एल्केन का ही रिएक्शन है, तो A तो एल्केन ही है, एल्केन ही है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मुझे एल्केन कौन कौन से हैं, यहाँ से मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, हाइड्रोकार्बन के जनरल फॉर्मूले से। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2, CnH2n+2। तो CnH2n+2 वाले ये दो आ गए, ठीक है। तो ये मेरे को पता लगा ये एल्केन है, ये क्या है, ये एल्कीन है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n। ये है एल्कीन, और इसका ये कौन सी है, ये एल्काइन है,
CnH2n-2। यहाँ पे हमने ये चीज़ भी रिवाइज कर ली कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो C और D तो मेरा आंसर नहीं है, क्यों? क्योंकि एल्कीन है और एल्काइन है। एल्केन ही हमारे पास हैलोजिनेशन लाइट की प्रेजेंस में देती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। अब इन दोनों में से हमें कैसा पता चलेगा? इन दोनों में से ये वाला हो सकता है कि ये वाला हो सकता है, ठीक है। अब C2H6 क्या है मेरे पास? ये है CH3, ठीक है। और CH4 क्या है मेरे पास? CH4 तो सिंपल है, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मैं देखूं, अगर पहले हेलोजिनेशन करा के देखूं तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास आएगा CH3 CH2Cl और यहाँ पे क्या आएगा? CH3Cl, ठीक है। अब मैंने वुड्स रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, वुड्स रिएक्शन में ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। वुड्स रिएक्शन मेरे पास क्या होता है? 2RX सोडियम की प्रेजेंस में, सोडियम की प्रेजेंस में मेरे को R और R मिल जुड़ के मिलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों पे वुड्स रिएक्शन लगाऊं तो यहाँ तो मेरे पास 4, पूछा क्या हुआ है? लेस देन 4। तो बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, छोटे कंसेप्ट थे पर कंसेप्चुअल था। यहाँ पे लेस देन 4 और इससे क्या बनेगा मेरे पास? CH3 मतलब कार्बन नंबर 2, लेस देन 4 आ गया मेरे पास। तो आंसर क्या आएगा मेरे पास? CH4, आंसर विल बी बी। तो इस तरह से ये था कंसेप्ट हमारा। अगला इसमें हमने क्या देखा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से क्लोरीनेशन चलती है, कोई भी हेलोजिनेशन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन चलती है और लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। ये सिर्फ एल्केन का रिएक्शन है, एल्केन का केमिकल रिएक्शन है। तो एल्केन का इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, तो सी और डी तो हमारे बाहर हो गए, एल्कीन और एल्काइन तो हमारे बाहर हो गए। उनको कैसे पहचाना? उनके जनरल फॉर्मूले से, ठीक है। यहां तक तो बात होगी क्लियर। उसको दोनों में से देखे, दोनों में से बन सकती थी, दोनों से एल्केन बन सकती थी, पर हमें लेस देन 4 वाली ही पूछी हुई। तो लेस देन 4 वाली तो हमारे पास सिर्फ यही बना सकता है। तो ये हमारा आंसर। अब आते हैं अपने 10वें। चलिए बच्चों, अब आगे हम अपने 10वें क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? 10वां क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इज। यहां पे हमें इन मॉलिक्यूल्स की एसिडिटी का करेक्ट ऑर्डर बताना है। 1 2 3 4 से हमारे पास 4 मॉलिक्यूल दे रखे, 4 मॉलिक्यूल डिफरेंट एसिडिटी का ऑर्डर दे रखा है और हमें पूछा कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, सबसे कम एसिडिक कौन है, ये हमसे पूछा हुआ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने से पहले हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि सबसे पहली बात हम सिंपल सी बात कर लेते हैं कि एसिड क्या होता है। एसिड अगर सिंपल सी लैंग्वेज में बात करूं, कोई भी मॉलिक्यूल है AH कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर वो H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है तो AH को हम कहते हैं एसिड। ये हमारे पास है एसिड, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। AH ने H पॉजिटिव दिया, AH हमारे पास एसिड आ गया, ठीक है। अब एसिड की एसिडिटी, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ किस चीज पे डिपेंड करेगी? वो इस चीज पे डिपेंड करेगी H पॉजिटिव कितना इजीली वो रिलीज कर सकता है। H पॉजिटिव कितना इजीली वो रिलीज कर सकता है, वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हुई हम समझ गए। H पॉजिटिव कितना इजीली वो उस चीज को रिलीज कर सकता है। यहां तक बात होगी क्लियर, ठीक है। यहां तक बात हमारी होगी क्लियर, ठीक है। अब कोई भी ग्रुप यहां पे लगा, अब इनकी बात कर लूं, यहां से H निकल सकता है, 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 ठीक है। अब इनमें मेन डिफरेंस क्या है? ये जो कार्बन है, यहां पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखो sp है, यहां पे भी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp है, यहां पे क्या है sp2 है, यहां पे क्या है sp3 है, ठीक है। अब थोड़ा सा इनकी डिफरेंस हाइब्रिडाइजेशन में भी डिफरेंस है, कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन में भी डिफरेंस है। और हमें एक चीज पता है, कि जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, सपोज sp है, sp2 है और sp3 है, ठीक है। sp में s करैक्टर कितना है? 50%। sp में s करैक्टर कितना है? 50%। sp2 में s करैक्टर कितना आया मेरे पास? sp2 में कितना आया? 33%। sp3 में कितना है s करैक्टर? 25%, ठीक है। और हमें यह भी पता है जितना ज्यादा s करैक्टर उतनी ज्यादा उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उतनी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी उसकी ज्यादा है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरह एसिडिक स्ट्रेंथ पे, एसिडिटी पे डिपेंड करती है, एसिडिटी को किस तरह से अफेक्ट करती है। सपोज A और H के बीच में बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन A का है, एक इलेक्ट्रॉन H का है, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन 2, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन 2। अब A और H के बीच में बॉन्ड बना है, कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, A का एक इलेक्ट्रॉन है, H का एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने शेयर किया हुआ है, ठीक है। अब H को निकलना है बिना इलेक्ट्रॉन के साथ, H को निकलना है बिना इलेक्ट्रॉन के साथ, तब तो H पॉजिटिव निकलेगा। H को निकलना है बिना इलेक्ट्रॉन के साथ और अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ना है A के ऊपर, ठीक है। अब कोई ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा, कोई भी जो A है जो अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा, वो इतना ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों? उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अपने पास एकोमोडेट कर सकता है। तो वो किस चीज पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब क्या हुआ
जितना ज़्यादा ग्रुप कोई एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जितना ज़्यादा कोई एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, उतना ईजिली वो H पॉजिटिव को बाहर फेंकेगा, उतना ईजिली वो H पॉजिटिव को बाहर फेंकेगा, और उतना ही वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इनके कंपैरेटिवली मैं बात करूं तो sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। तो मेरे पास ये तो समझ आ गया मुझे कि जो sp वाला है वो sp2 से और sp3 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, sp2 और sp3 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। मतलब sp2 और sp3 तो पीछे ही आएंगे, sp2 और sp3 तो पीछे ही आएंगे। पर इन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, इन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा? अब इसमें एक चीज़ और आ गई, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा है। जब इस कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो लगेगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ समझिए, ठीक है, यहाँ पे लग गया नेगेटिव चार्ज। अब कोई ग्रुप X जो लगा है, कोई ग्रुप चाहे हाइड्रोजन है चाहे CH3 है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, उस नेगेटिव चार्ज को अगर स्टेबलाइज कर रहा है तो स्टेबल करेगा, डिस्टेबलाइज कर रहा है तो वो उतना ही मुश्किल करेगा। तो अगर कोई पॉजिटिव आई इफेक्ट वाला लग गया तो और इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन देगा। तो CH3 और H में से पॉजिटिव आई इफेक्ट कौन सा देता है? CH3 देता है। अब नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज कर रहा है, मतलब इस मॉलिक्यूल को और डिस्टेबलाइज कर रहा है, तो उसकी एसिडिटी क्या होगी? कम, क्योंकि वो बनना मुश्किल होगा, क्योंकि लास्ट में तो CH3 है उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए, पर H में आई इफेक्ट है नहीं, तो H उसको ज़्यादा स्टेबल करेगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिटी किसकी होगी? CH की। क्यों? sp हाइब्रिडाइजेशन थी, वो तो समझ आ गई। प्लस कोई आई इफेक्ट देने वाला नहीं है, कोई आई इफेक्ट देने वाला नहीं है। सिमिलरली अगर H की जगह पे यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा, तो सपोज क्लोरीन लगा होता तो भी वो उसको स्टेबल करता। अगर CH3 की जगह Cl लगा होता, CH3 की जगह अगर Cl लगा होता तो ये ज़्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू दिस, तो ये ज़्यादा एसिडिक होता। क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है उसको और खींचता अपनी तरफ, तो और उसको स्टेबल करता। पर यहाँ पे Cl नहीं है, यहाँ पे CH3 है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा? CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, उसके बाद ये, उसके बाद sp2, उसके बाद sp3। तो ये हमारे पास आंसर आ गया बी। ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चन। अब आते हैं 11वें पे, 16 का क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा हुआ है? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस, ये कार्बन आयन है, इस कार्बन आयन का जो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर वो लाई करता है, कौन सी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर वो लाई कर रहा है, ये हमसे पूछा हुआ है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो थोड़ी समझनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या केस है? अल्काइन का केस है, तो अल्काइन की थोड़ी सी हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं, उसके कंसेप्ट को आपको समझ जाएंगे तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली आंसर कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, अगर कार्बन, सिंपल कार्बन की बात करूं, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? उसके 4। उसको किस तरह से अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, ये 2s ऑर्बिटल है, ये 2s ऑर्बिटल है, और ये 3 2px और 2py और 2pz, ये मेरे पास 3 आ गई 2p की, 2px 2py 2pz, ठीक है। हर के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन, हर ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जब एल्काइन के केस में बनती है sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन के कितनी ऑर्बिटलें? 2 ऑर्बिटलें, ठीक है, 2 ऑर्बिटलें होती हैं हमारे पास, प्लस 2 हमारे पास रह जाती हैं p की ऑर्बिटलें, 2 मेरे पास रह जाती हैं p ऑर्बिटलें। और किस तरह से अल्काइन के केस में किस तरह से बनता है? ये कार्बन है, सपोज अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, कार्बन है, अब इसकी 2 आ गई sp की ऑर्बिटलें, 2 आ गई sp की ऑर्बिटलें, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई कार्बन यहाँ पे लगा है, 2 आ गई sp की ऑर्बिटलें, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और जो 2 p ऑर्बिटलें हैं, वो आपस में बनाती हैं पाई बॉन्ड। 2 p की जो ऑर्बिटलें हैं वो बनाती हैं आपस में पाई बॉन्ड। 2 p की ऑर्बिटलें आपस में क्या बनाती हैं? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड से मेरा मतलब क्या है? 2 डबल बॉन्ड। अब इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड तो बने ही हुए हैं, 2 डबल बॉन्ड तो बने ही हुए हैं, और यहाँ पे लगी है इस तरफ, एक तरफ लगी है हाइड्रोजन। अब यहाँ वाली जो हाइड्रोजन है वो मिसिंग है, यहाँ वाली जो हाइड्रोजन है वो मिसिंग है, यहाँ वाली हाइड्रोजन मिसिंग है, और उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जिसका है नेगेटिव चार्ज, तो ये वाली इसकी हाइब्रिडाइज, कौन सी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के अंदर लाई कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन? कौन सी वाली में? sp वाली में। क्यों? क्योंकि p वाली तो दोनों डबल बॉन्ड में है, बची कौन सी है? एक यहाँ वाली sp, इधर वाली sp, और इधर वाली sp जो वो खाली बची है। इस वाले कार्बन की जो sp है वो एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ी है और एक कार्बन के साथ जुड़ी हुई है। ये वाली sp है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके खाली बची है, तो इसका हमारा आंसर क्या आएगा? sp। हमारा आंसर क्या आएगा? sp। यहां तक बात क्लियर होगी? तो ये हो गए बच्चों हमारे 11 क्वेश्चन। अब आते हैं 12वें पे। अब आगे अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये कब पूछा? 2015 का क्वेश्चन है, 2015
15 का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा हुआ है हमसे, इसमें पूछा वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ दिस एल्कोहल। मतलब इस एल्कोहल की जब हमने डिहाइड्रेशन की, इस एल्कोहल की हमने जब डिहाइड्रेशन की, तो हमारे पास इनमें से कोई प्रोडक्ट नहीं है, इनमें से कोई एक जो है प्रोडक्ट नहीं बन सकता। तो इस चीज को हम कैसे समझेंगे? अब इस चीज में बच्चों हमें कंसेप्ट अपना ध्यान रखना है, कंसेप्ट हमने ध्यान रखना है। कंसेप्ट हमसे क्या पूछा हुआ है? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन किसकी? एल्कोहल की। तो जब एल्कोहल की डिहाइड्रेशन हमें पूछी तो हमें उसका कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। उसका कंसेप्ट क्या कहता है? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का जो कंसेप्ट है वो हमसे क्या कहता है? वो हमसे ये कहता है उसके पहले स्टेप में क्या होता है बच्चों? पहले स्टेप में क्या होता है? एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, हमें पता है। पहले स्टेप में वाटर निकलता है, H2O निकलता है, वाटर निकलता है पहले स्टेप में, ये हमें पता है। मतलब अगर मैं सिंपली समझाऊं तो जो OH है पहले स्टेप में, OH जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है और हमारे पास बनती है कार्बोकैटायन। ये पहला स्टेप होता है OH की रिमूवल। OH की जो रिमूवल है वो पहला स्टेप है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है? इसमें हाइड्रोजन निकलती है, हाइड्रोजन निकलती है। और हाइड्रोजन कहां से निकलती है? हमेशा बीटा कार्बन से। हमेशा जो बीटा वाला कार्बन है उसकी हाइड्रोजन निकल के हमारे पास एल्कीन बनती है। अब इस क्वेश्चन में यही खास बात है, इस क्वेश्चन में यही खास बात है। इसकी इस कार्बोकैटायन का ये वाला C पर पॉजिटिव है, C पे पॉजिटिव है। इसकी बीटा पोजीशन, यहाँ पे भी एक बीटा पोजीशन है, यहाँ पे भी एक बीटा पोजीशन है, यहाँ पे भी एक बीटा पोजीशन है। अब यहाँ से भी हाइड्रोजन निकल सकती है, यहाँ से भी निकल सकती है, यहाँ से भी निकल सकती है। अब बारी बारी देख लेते हैं। अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकली तो क्या बचा? CH डबल बॉन्ड C, ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट। अब अगर मैं यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करूं तो कहीं दिख रहा है मुझे? CH3 CH डबल बॉन्ड, ये वाला मेरे पास B वाला अवेलेबल है, B वाला अवेलेबल है। उसी तरह से अगर अब मैं यहां से नहीं निकाल के यहां से निकालूं तो यहां क्या आएगा? CH2 डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड। यहां पे कहीं दिख रहा है मुझे? ये वाला दिख रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी है। सिमिलरली यहां से भी निकल सकता, डबल बॉन्ड आएगा यहां पे, तो क्या बनेगा? डबल बॉन्ड CH C की भी पॉसिबिलिटी है। बचा कौन सा मेरा पास आंसर? मेरे पास आंसर बचा C जो जिसके बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से प्रोडक्ट नहीं बन सकता। तो इसमें मैंने पूरा डिहाइड्रेशन का कंसेप्ट समझा बच्चों। पहले क्या होता है? OH निकलती है और उस कार्बन में कार्बोकैटायन बनती है C पॉजिटिव, और उस C पॉजिटिव की जो बीटा पोजीशन वाले कार्बन है, जो बीटा पोजीशन वाले कार्बन है, वहां से एक हाइड्रोजन निकल के एल्कीन बनती है मेरे पास। वहां से एक हाइड्रोजन बीटा पोजीशन से निकल के एक एल्कीन बनती है। तो इस केस में ये तीनों बन सकती थी, ये चौथी नहीं बनती। ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब आते हैं अपने 13वें क्वेश्चन। मेरे पास 13वां क्वेश्चन मेरे पास क्या पूछ रहा है? एन एल्कीन ऑन रिएक्शन विद HCl गिव्स 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। पॉसिबल एल्कीन इज, एल्कीन का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? सिंपल रिएक्शन क्या पूछा हुआ, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है मेरे से बच्चों। अगर मैं इसे कंसेप्ट की बात करूं, इस क्वेश्चन के कंसेप्ट की मैं आपसे बात करूं, तो एडिशन किसकी की है? HCl की एडिशन की है। किसके अंदर? एल्कीन के अंदर। और हमें क्या मिला? 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। तो ठीक है, अब हमें एक सिंपल सी बात तो इसमें समझ आ रही है कि एडिशन हुई है एसिड की, एडिशन हुई है HCl की, और किस में हुई है? एल्कीन में। तो एल्कीन में जब एसिड की एडिशन हो तो हमारे पास कौन सा कंसेप्ट चलता है? मार्कोनिकॉफ रूल का या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का? मार्कोनिकॉफ रूल कब चलता है? जब HCl की एडिशन हो और कोई पेरोक्साइड यूज नहीं की हो, साथ में कोई पेरोक्साइड यूज नहीं की हो। इस केस में पेरोक्साइड यूज नहीं की हुई है, तो हमें ये तो पता है एक एल्कीन है, उसमें हमने एसिड ऐड करना है HCl, ठीक है। और प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा? 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो मेरे पास प्रोडक्ट आना चाहिए 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। ये CH3 और ये क्लोरो, 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, मेरे पास ये प्रोडक्ट आना चाहिए, ठीक है। अब मुझे एडिशन करनी है HCl की। HCl के एडिशन का मतलब H और Cl ऐड करने हैं एल्कीन के अंदर। और कौन किस तरीके से ऐड होंगे? वो ऐड होंगे मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? जब डबल बॉन्ड के अंदर HCl की एडिशन हो तो हाइड्रोजन उस वाले कार्बन के पास जाएगा जिसके पास पहले ही ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन हो, अब अगर मैं इन दोनों की बात करूं, इन दोनों रिएक्टेंट को अगर मैं देखूं, इनमें अगर मैं एडिशन करनी हो, मेरे को किसकी ऐड करनी है? HCl की एडिशन करनी है, H और Cl लगेगा। यहाँ पे डबल, इस वाले में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। इस वाले की वैलेंसी पूरी है, 1 2 3 4, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है। तो अगली वाली हाइड्रोजन भी कहाँ लगेगी? यहीं पे हाइड्रोजन लगेगी, डबल बॉन्ड खत्म होगा। और क्लोरीन कहाँ लगेगी? यहीं पे लगेगी, तो प्रोडक्ट मेरे पास क्या आएगा? CH3Cl, और ये मेरे पास आ गया।
सिमिलरली अगर मैं इसमें HCl की एडिशन करूं, इसमें HCl की एडिशन करूं, यहाँ पे क्या है, इस वाला कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इस वाले कार्बन के पास क्या है, कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो कहाँ हाइड्रोजन कहाँ लगेगी, इस वाले पे, तो CH2 का क्या बन जाएगा CH3, और यहाँ पे क्या लग जाएगी क्लोरीन, यहाँ पे क्या लग जाएगी क्लोरीन। तो दोनों के दोनों में ही अगर HCl की एडिशन हो तो सेम प्रोडक्ट मिलेगा, दोनों के दोनों में ही अगर HCl की एडिशन हो रही है तो प्रोडक्ट हमें सेम मिल रहा है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, बोथ A एंड B। इस टाइप के क्वेश्चन इसलिए दिए होते हैं कि आप जल्दी से जंप करके पहले ही ऑप्शन को सॉल्व करके पहले पे टिक ना मार दें, दूसरे को सॉल्व करके दूसरे पे टिक ना मार दें, पूरे के पूरे ऑप्शंस पढ़ें, पूरे के पूरे ऑप्शंस देखें क्या लिखा हुआ है। इसलिए बोथ A एंड B इसका आंसर आएगा। तो बच्चों ये हो गया हमारे 13 क्वेश्चन। अब आते हैं 14वें पे। अब बच्चों ये आ गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 14। ये मेरे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा हुआ है, मेरे पास एक एल्कीन दी है, उसकी मैंने हाइड्रेशन करवाई, एल्कीन दिया हाइड्रेशन करवाई H पॉजिटिव के प्रेजेंस में, और मुझसे पूछा है मेजर प्रोडक्ट, मुझसे पूछा है मेजर प्रोडक्ट क्या आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि हमारा कंसेप्ट हमें देखना है। एल्कीन में हमने वाटर की एडिशन की है, तो एल्कीन के वाटर के कंसेप्ट को हम सोचेंगे कि एल्कीन के वाटर के कंसेप्ट में हमारे पास क्या आता है। इलेक्ट्रॉन के एल्कीन के अंदर जब भी वाटर एडिशन होगी तो हमारे पास क्या कंसेप्ट आता है, वहां पे भी मार्कोनिकॉफ रूल आता है। सिंपल से है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन में पूछे तो हमें सिंपल सा पता है कि वहां पे मार्कोनिकॉफ रूल आता है। मार्कोनिकॉफ रूल मेरे पास क्या कहता है, हमें पता है कि RCH डबल बॉन्ड CH2, सपोज कोई एल्कीन है, उसमें अगर मैं वाटर की एडिशन कर रहा हूँ, H2O की एडिशन कर रहा हूँ, तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव जुड़ेगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव जुड़ेगा। H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, जिस कार्बन के पास ऑलरेडी पहले ज्यादा हाइड्रोजन है, H पॉजिटिव वहां जाएगा जिसके पास पहले ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा है, जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। तो मेरे पास क्या आएगा, RCH CH2 की जगह CH3 हो जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा OH। इस तरह से हमारा प्रोडक्ट आता है। हाइड्रेशन का सिंपल यही कंसेप्ट है, मार्कोनिकॉफ रूल चलता है। तो यहाँ पे भी जब हम ऐड करेंगे, ये क्या है CH2 है और यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन है, ठीक है। अब H2O की एडिशन होनी है, मतलब H पॉजिटिव की एडिशन होनी है और OH नेगेटिव की एडिशन होनी है। तो H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन है, और OH कहाँ जाएगा, इधर पे। तो जहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट में मुझे जहाँ पे OH दिख रहा है और यहाँ पे CH3 है और डबल बॉन्ड खत्म है, ये मेरा आंसर। यहाँ पे CH3 है, ठीक है, और डबल बॉन्ड खत्म हो गया। तो मैं यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे ये मुझे आंसर दिख रहा है, OH लगा है यहाँ पे और ये CH3 है, तो मेरा आंसर आ गया B। सिंपली एल्कीन के अंदर जब भी वाटर की एडिशन करें, एसिड की एडिशन करें, तो हम मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करते हैं। H पॉजिटिव उसी के पास जाएगा, उस कार्बन के पास जिसके पास पहले से ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है। और जब पेरोक्साइड के प्रेजेंस में HBr आ जाए तो एंटी मार्कोनिकॉफ उसके उल्टा हो जाता है, H उसके पास आता है जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है। तो ये हमारा कंसेप्ट था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब आ जाते हैं आज के 15वें क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। चलिए बच्चों, अब आगे हम आज के 15वें क्वेश्चन पे, 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, AIPMT का 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, द मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर ऑफ एन ब्यूटेन ऑफ द फॉलोइंग इज। ये 4 कॉन्फॉर्मेशन हमें एन ब्यूटेन की दे रखी है, एन ब्यूटेन की हमें 4 कॉन्फॉर्मेशन दे रखी हैं। इनमें से सबसे स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन कौन सी है वो हमसे पूछी हुई है, ठीक है। ये तो एक सिंपल क्वेश्चन है, एक सिंपल कॉन्फॉर्मेशन की स्टेबिलिटी पूछी हुई है, पर इस पूरे कंसेप्ट में हम कॉन्फॉर्मेशन एन ब्यूटेन के पूरे कंसेप्ट को समझेंगे, पूरे कंसेप्ट को देखेंगे। इस कंसेप्ट से कौन क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो भी देखेंगे, क्या क्या हो सकता है। फिर आपको सिर्फ क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है, आपको इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं, ये 4 कॉन्फॉर्मेशन है, मेन कॉन्फॉर्मेशन है एन ब्यूटेन की। जब आगे वाले CH3 के बिल्कुल CH3 बिल्कुल पीछे हो, उसको हम कहते हैं फुल्ली एक्लिप्स्ड, उस कॉन्फॉर्मेशन को हम कहते हैं फुल्ली एक्लिप्स्ड, ठीक है। अगर CH3 और CH3 इस तरह से हो, CH3 और CH3 के बीच में इस तरह से हो, टोटली CH3 के ऑपोजिट में H हो, H के ऑपोजिट में CH3 हो, इस तरह की कॉन्फॉर्मेशन को हम कहते हैं गॉश फॉर्म, एन ब्यूटेन की गॉश फॉर्म। और इस वाली को हम कहते हैं पार्शियल एक्लिप्स। पार्शियल एक्लिप्स क्यों, क्योंकि फुल्ली एक्लिप्स नहीं है। CH3 के पीछे CH3 नहीं है, CH3 के पीछे H है, H के पीछे CH3 है। एक्लिप्स तो कर रहे हैं एक दूसरे को, फुल्ली एक्लिप्स नहीं कर रहे हैं। और जब CH3 के बिल्कुल CH3 ऑपोजिट हो, बिल्कुल एंटी हो, उस कॉन्फॉर्मेशन को हम कहते हैं एंटी कॉन्फॉर्मेशन या स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन, उसकी एंटी कॉन्फॉर्मेशन या स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये तो 4 कॉन्फॉर्मेशन है आगे एन ब्यूटेन की, एन ब्यूटेन की ये आगे मेरे पास 4 कॉन्फॉर्मेशन है। अब इनकी स्टेबिलिटी की बात की हुई है, स्टेबिलिटी किस तरह से डिफाइन होती है, इनकी स्टेबिलिटी किस तरह से डिफाइन होती है। स्टेबिलिटी डिपेंड करती है जो 2 ग्रुप है उनके बीच में रिपल्जन जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी कम होगी। अब फुल्ली एक्लिप्स के केस में अगर मैं बात करूं, CH3 और CH3 सबसे ज्यादा पास हैं, CH3 और CH3 सबसे ज्यादा पास हैं, तो रिपल्जन सबसे ज्यादा होगी इनमें, रिपल्जन सबसे ज्यादा होगी, तो स्टेबिलिटी सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी होगी, फुल्ली एक्लिप्स्ड की। स्टेबिलिटी कम तो एनर्जी
सबसे ज़्यादा अगर मैं नंबरिंग दूं तो स्टेबिलिटी के हिसाब से चौथे नंबर पे आएगी ये, चौथे नंबर पे स्टेबिलिटी, सबसे कम वाली स्टेबिलिटी के हिसाब से। और उसी तरह एंटी की बात करूं, जो दो बल्कि ग्रुप है CH3 और CH3 और CH3 बिल्कुल ऑपोजिट है, सबसे ज्यादा दूर है, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, तो इसकी अगर स्टेबिलिटी की बात करूं तो नंबर 1 सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा आएगा? आंसर हमारा यही है, नंबर ज्यादा सबसे स्टेबल यही आएगा। पर अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो नंबर 1 पे ये, नंबर 4 पे ये। उसके बाद अगर मैं इन दो को कंपेयर करूं, यहां CH3 और H पास में है, बल्कि ग्रुप पास में नहीं है, पर H और CH3 है तो पास, रिपल्जन तो कॉज करेंगे, तो नंबर 3 पे कौन सी आएगी मेरे पास? पार्शियल एक्लिप्स। और नंबर 2 पे बची है मेरे पास गॉश फॉर्म। तो इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर इस तरह से आता है, 1 2 3 और 4। सबसे ज्यादा स्टेबल एंटी, उसके बाद गॉश, उसके बाद पार्शियल एक्लिप्स और उसके बाद फुल्ली एक्लिप्स। और इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है हमसे, एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है, डायहेड्रल एंगल CH3 के बीच का डायहेड्रल एंगल। तो आगे और पीछे वाले CH3 के बीच का जो एंगल है उसको हम डायहेड्रल एंगल कहते हैं। फुल्ली एक्लिप्स में कितना आएगा? वो 0 डिग्री। फुल्ली एक्लिप्स में कितना आ रहा है? 0 डिग्री। गॉश फॉर्म में कितना आ रहा है? 60 डिग्री। गॉश फॉर्म में 60 डिग्री। पार्शियल एक्लिप्स में कितना आ रहा है? CH3 और CH3 के बीच का एंगल 120 डिग्री। और स्टैगर्ड फॉर्म में या एंटी फॉर्म में कितना आ रहा है? 180 डिग्री। 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल, ठीक है, डायहेड्रल एंगल। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन है कन्फर्मेशन का। यहां तक बच्चों 2010 से लेके अब तक के एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के जो क्वेश्चन नीट या PMT में पूछे गए हैं वो सारे के सारे हमने सॉल्व किए। AI, PMT और नीट के 2010 से लेके अब तक के जितने भी क्वेश्चन थे, और इसके छोड़ के हमने एल्कीन और एल्केन के जो और भी सॉल्व MCQ है वो भी हमने लेक्चर में डिस्कस किया। वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपके पास मिलेगा आपको। और अब भी कुछ भी आपको डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछेगा बच्चों। और यहाँ तक अगर आप इन लेक्चर को पढ़ लें, एल्केन और एल्कीन के जो इंपॉर्टेंट MCQ मैंने सॉल्व करके रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। प्लस ये जो 2010 से लेकर अब तक के क्वेश्चन, इन सारों को सॉल्व कर लें तो 99% क्वेश्चन आप उसको सॉल्व कर लेंगे। PMT में नीट या के अंदर कोई भी क्वेश्चन आएगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का, तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर लेंगे।